नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है वोटर बोले सत्ता का राज खोले। तो चाहे आप इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहें या वाटरलू कहें या और जो आप इतिहास के अभूतपूर्व युद्धों से इसकी तुलना करें, बेशक आप कर सकते हैं। 28 सीटों का ये जो उपचुनाव था मध्य प्रदेश का, ये किसी भी तरह से किसी बड़े चुनाव से कम नहीं था, कमतर नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह की लड़ाई इस चुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने लड़ी है, उसका नज़ारा हमें मतदान प्रतिशत में दिखा। और प्रणाम है मतदाता को जिसने कोरोना से बिल्कुल भी प्रभावित ना होते हुए, शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें अगर कुछ, तो उसने आगे बढ़कर वोट किया है और पूरी ताकत से वो सामने आया। और राजनीतिक दलों ने भी बहुत उसको प्रेरित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई राजनेता इस दौरान, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना से प्रभावित हुए, लेकिन वो मुकाबले में डटे रहे और आखिरकार ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तस्वीर हमारे सामने है, वो तस्वीर लगभग वही तस्वीर है जो तस्वीर हमें 2018 के मतदान के प्रतिशत में नजर आई थी। तो ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये मतदान प्रतिशत छोड़ गया है हमें, कि जहां से आप कह सकते हैं कि अभी ये कहना बहुत कठिन होगा, कहना भी उचित नहीं होगा कि आप किसको एज पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बीजेपी को आप एज पर बोल सकते हैं, क्योंकि उसे कम संख्या बल की ज़रूरत है अपनी सरकार को और मजबूती से स्थिर बनाने के लिए। और कांग्रेस के लिए टैली लंबी है 28 और 9 की। तो ये कहानी साफ तौर पर जो है वो बीजेपी को ज़रूर आप कह सकते हैं फेवर करती है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस चुनाव की टैली 28 सीटों की किसके पक्ष में कितनी जाकर रुकती है। और अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अगले मंगलवार को जब हम बैठे होंगे तो ये बहुत साफ होगा कि किसका मंगल हुआ है और किसका, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके साथ मंगल नहीं हुआ है, मैं ये कहूँगा कि हर अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट ना आना आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है। आज के प्रोग्राम में हम आज की इस बातचीत में, इस डिबेट में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार वो तो रहेंगे, और कुछ रीजन से मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की भी जो एक सीट है मरवाही, उसके भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पत्रकारों से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करके एक पल्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब मतदान हो चुका है तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक एग्जिट पोल तो नहीं है ये, लेकिन एक ज़रूर ये जानने की कोशिश ज़रूर होगी कि क्या मुद्दे रहे और किसकी तरफ ये मामला जाता हुआ दिख सकता है। तो मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ महत्वपूर्ण दो नेता हैं। ग्वालियर से हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री, कैबिनेट पूर्व मंत्री रहे लाखन सिंह यादव जी, और बड़ी मजबूती से मोर्चा संभाला है उन्होंने, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। और मंगलवार का लाल रंग धारण किए हुए हैं वो, बहुत शुभकामनाएं उनको भी मंगल के लिए। और मोहन यादव जी हमारे साथ हैं जो जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के प्रखर विधायक आरंभ से, उनको भी उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ स्थानीय पत्रकार जुड़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते हम चले जाएंगे, और भी मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय। सुशील जी, एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका जी। देखिए, जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज हुआ, एक तो पहली बात यह कि कोरोना का भय जो है मतदाताओं को नहीं था। एक तो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, दूसरा लोगों ने बढ़ चढ़ के फैसला अपना ईवीएम में कैद किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मत प्रतिशत बढ़ने की बात करें तो आप 2008 से जो ट्रेंड देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हुआ है। लेकिन ये आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बात करेंगे बाई इलेक्शन की, तो मुझे लगता है बाई इलेक्शन में जब वोट बढ़ा है तो सत्ता पक्ष के लिए नुकसान का काम करा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अब इसका क्या फाइनल अभी तक आया नहीं है कि मत प्रतिशत कितना किस सीट पर रहा है। जब आ जाएगा तो क्लियर होगा कि कितना मत प्रतिशत बढ़ा है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। जी जी, लेकिन बाय एंड लार्ज हमको यही दिखा है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ जिस तरह का एक शूटअप हम देखना चाहते थे कि बाकी अगर 18 सीटों से तुलना करें तो यहाँ की जो करीब करीब 10 सीटें हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन तीनों ज़िलों में हमें अपेक्षाकृत उस तरह की एक ग्रोथ नज़र नहीं आई है। लेकिन बाकी जगह बहुत अच्छा और लगभग पिछली बार के जैसा या उससे भी अधिक मतदान प्रतिशत हमें देखने को मिल सकता है। लाखन जी, कितनी उम्मीदें परवान हैं अब आपकी? मत प्रतिशत हमारे सामने है, ग्वालियर चंबल ही एपिसेंटर है, अभी केंद्र है इस चुनाव का।
किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? जी, एक जल्दी आपकी तेज प्रतिक्रिया आपकी। जी जी लाखन जी। देखिए द्विवेदी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज सुबह से हम लोग सभी कॉन्स्टिट्यूंसियों पे नजर रखे हुए थे और जो जनता का रुझान और जो फीडबैक हमें मिला है, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की 28 की भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की बात कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है ग्वालियर की 16 सीट है कांग्रेस के पक्ष में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश में जो 16 सीट ग्वालियर चंबल में हो रही है उनके मतदाताओं का, आम आवाम का, और मुझे लगता है आपके जितने भी जगह चैनल वाले गए उनसे भी आपने वैसे तो फीडबैक ले लिया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि 16 की 16 सीट कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल निभाने वाली है। तो ये बड़ा दावा सामने आया है कांग्रेस की तरफ से लाखन जी का कि 16 की 16 सीटें, बड़ा दावा है उनका कि ये आएंगी कांग्रेस की झोली में। बहरहाल मोहन जी, आपने जिम्मेदारी भी संभाली आगर मालवा की, आप किस तरह देखते हैं मालवा निमाड़ की सीटें? यहाँ बीजेपी थोड़ी क्या खासी सुकून की स्थिति में रही एज कंपेयर टू ग्वालियर चंबल, क्योंकि ये ट्रेडिशनली संघ का और बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है मालवा निमाड़ पर। किस तरह आप देखते हैं ओवरऑल? भी मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर चंबल का दावा आपने लाखन जी का सुना, आपकी एक क्विक रिएक्शन सर। जी मोहन जी। देखिए, ये बात सही है कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ और चुनाव में भाजपा के प्रति लोगों की जो सहानुभूति भी रही और जो सरकार पे आमतौर पर 15 साल का पुराना जो नीति और व्यवस्था के प्रति माननीय शिवराज जी का जो आकर्षण रहा है, मैं खास करके मालवा की बात कहना चाहूंगा कि हमारे लिए आप ये एक थोड़ा समझने वाला जरूर एक मुद्दा हो सकता है कि हमारे मालवा में 80% का ट्रेंड रहा है, चाहे हाट टिकलिया हो, चाहे आगर मालवा हो, चाहे बदनावर हो, 70-80% से मतलब 80% 80 से ऊपर जो वोट परसेंटेज है ये ग्वालियर में। और ये जो दिखा रहे हैं ये थोड़ा एक शोध का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ निश्चित रूप से भाजपा ने जिस ताकत के साथ लड़ा, जिस एकजुटता के साथ लड़ा है, तो ये समूची सीटों पे भाजपा का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जी जी जी, आप क्या दावा कर रहे हैं? कुछ मालवा निमाड़ की सभी, या अंकजाल में अभी नहीं फंसना चाहते हैं आप? मैंने कहा कि ये मैंने अब जब एक बार चुनाव हो चुका है और जब मतदाता ने अपने मत दे करके पेटियों में बंद हो गया, तो अब इस पे बात करना बेईमानी होगी। लेकिन ये मैं मान के चल सकता हूँ कि जिस ढंग से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में रही है, जिस ढंग से कांग्रेस ने अपने आप को खाली कमलनाथ जी से शुरू कमलनाथ जी पे खत्म कर दिया है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाई। चलिए, तो बीजेपी का बड़ा दावा यह है कि मैं हूं, कमलनाथ जी पर ही केंद्रित रहा पूरा चुनाव, या उन्होंने केंद्रित रखा चुनाव और इसकी कीमत चुकाएगी कांग्रेस, ऐसा उनका आरोप कह लीजिए, दावा कह लीजिए। अब हम जल्दी रीजन वाइज पत्रकारों से भी बातचीत करते चलते हैं। मैं सबसे पहले जान लेता हूं कि कौन साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भिंड से अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी अनिल जी, मैं भिंड और ओवरऑल ग्वालियर चंबल पर भी एक आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। उस रीजन के आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत समझते हैं राजनीति को। एक बहुत, अब तो आपके सामने मतदान के फिगर भी हैं, एक क्विक रिएक्शंस के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा भिंड की सीट्स और ओवरऑल ग्वालियर चंबल। जी अनिल जी। हाँ सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये आज जो भिंड जिले में 2 विधानसभा सीट पे मतदान हुआ है, उसमें मेहगांव में अच्छा मतदान हुआ है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के फायदे में जा सकता है जी, और उसको लाभ होगा जी। और मैं गोहद में मतदान कुछ कम हुआ है, वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच अच्छी टक्कर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बसपा बिल्कुल डाउन गई है, सोई आपके मेहगांव में और गोहद में भी। तो आप ये मान रहे हैं कि एक सीट पे कड़ी टक्कर है और एक सीट पे बीजेपी का एज दिख रहा है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ओवरऑल ग्वालियर चंबल में आपने लाखन जी का अगर दावा सुना हो तो उनका दावा है कि बहुत मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है ग्वालियर में ही जो है बीजेपी को आने के चांस हैं, और मुरैना में स्थिति कुछ गड़बड़ हो सकती है। जी जी। हाँ। तो आप ये मानते हैं कि ग्वालियर बीजेपी को मुस्कुराने पर मुस्कुराएगी बीजेपी ग्वालियर के नतीजों से, और मुरैना के नतीजों से कांग्रेस मुस्कुराएगी? हाँ, मतलब मुस्कुराएगी नहीं, कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और कांग्रेस को फायदा हो सकता है, तो मुस्कुराना बिल्कुल सही है। सर थोड़ा सा तो हमको भी मुस्कुराने दीजिए ना, ये बता के कि आखिर कौन खुल के मुस्कुराएगा सर? नहीं,
बिल्कुल, जैसे आपका चंबल में जो है, आपका भिंड में जो है जी, और ग्वालियर में बीजेपी के मुझे चांस लग रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जिससे मतदान हुआ है। चलिए हम समझते हैं सर, बड़ा कठिन समय है और बिल्कुल। संतुलन बना के रखना बड़ा जरूरी हो जाता है अनिल जी। तो ठीक बात है, तोल मोल के बोल, ये भी एक बड़ी टैगलाइन होती है, बड़ी जरूरी चीज है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों गलत साबित हो, जब नतीजे सामने हो तो थोड़ा धैर्य रख लें और थोड़ा इशारों और संकेतों में बात कर लें, इससे अधिक जाना थोड़ा जोखिम उठाना होगा। बहरहाल मैं फिर सुशील जी की तरफ लौटूंगा और अगले साथी जो रीजन वाइज हैं पत्रकार, वो जब तक हमारी टीम तैयार रखेगी। तो सुशील जी, भिंड में टाइट पोजीशन ओवरऑल, अनिल जी की बात से मैं यही समझ पाया कि कुछ वो ऐसा इशारा कर रहे थे कि या तो 55 और 45 जाएगा ग्वालियर, या 45 और 55 जाएगा दोनों पार्टियों के लिए। इस तरह की सिचुएशन से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें खुल रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, ये पूरा चुनाव में जो वोटर जो स्विच करने वाला है, हमेशा वैसे हम चुनाव में देखते हैं कि जो स्विच वोटर होता है वो आखिरी समय में, वो जो 1-2% वोटर होता है जो अंतिम समय में निर्णय लेता है, उनके स्विच होने से जो है परिणाम बदलते हैं या पक्ष बदलता है। लेकिन इस चुनाव में महत्वपूर्ण ये था कि 2 और पक्ष थे जो बदलने थे या बदल सकते थे। उसमें पहला पक्ष था कांग्रेस का, सिंधिया के साथ कार्यकर्ता गए, सिंधिया के साथ विधायक गए, सिंधिया के साथ मंत्री ने बीजेपी ज्वाइन की, तो वो कितने वोट को स्विच करा पाते हैं बीजेपी में, ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होगा। अगर बीजेपी में वोट स्विच करता है तो बीजेपी का पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट बीजेपी का यह भी था कि बहुत सारे बीजेपी के नेता इन लोगों के आने से, जिनका राजनीतिक कैरियर खत्म होने की संभावना थी, वो अपने वोट को कांग्रेस या किसी अन्य पक्ष की तरफ स्विच करा सकते थे। तो ये जो 3 स्विच की स्थिति बनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि वास्तव में परिणाम क्या आएगा। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात, जी बोलिए। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बता दूं आपको कि 2003 से 2018 कुल 15 सालों में 28 उपचुनाव हुए हैं। उन 28 में से 20 उपचुनाव बीजेपी जीती है, 7 पर कांग्रेस जीती है और 1 पर सपा जीती है, और अब फिर वही 28 एक साथ हो रहे हैं। वाह वाह, मतलब आंकड़े भी बड़ी दिलचस्प बयानी कर रहे हैं। मैं दोनों राजनीतिक मित्रों की तरफ लौटूं, कांग्रेस और बीजेपी के। उसके पहले अजय मिश्रा जी अनूपपुर से जुड़ रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है ये। बिसाहू लाल सिंह जी अपने खास अंदाज और मिजाज के लिए पहचाने जाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। संक्षेप में मुझे बिल्कुल बताइए कि क्या आपको लग रहा है, अब मतदान के प्रतिशत के आंकड़े हमारे सामने हैं, क्या लगता है आपको, किसकी एज देख रहे हैं आप अनूपपुर में? जी, मैं आपको बता दूं अभी कि पिछली बार तो जो मतदान प्रतिशत था लगभग 76% था, और इस बार भी कोरोना के समाप्त करते हुए यहाँ की जनता ने लगभग 75% बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। बिल्कुल जी। तो कोरोना का असर तो अपन मान लें कि समाप्त हो चुका है, मतदान पे उसका कोई असर नहीं पड़ा है। जी। अब अपन बात करें वोटिंग की, हाँ जी, तो वोटिंग तो बम्पर हुई है, और जहाँ तक जनता का जो रुझान है तो पिछली बार की तरह ही है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, 76% और इस बार वोटिंग हुई है 75%। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यथास्थितिवाद के लिए वोट है अनूपपुर में? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, और रिएक्शन लूंगा फिर एक बार लाखन जी की। लाखन जी, जिस तरह का 2 पत्रकारों से हमारी बात हुई है अब तक, उनका जो कहना है कि मतलब काफ़ी टफ और काफ़ी लॉक्ड ये बैटल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जहां ये माना भी जाता है कि अगर 5% पिछली बार की तुलना में मतदान अधिक हो तो ये माना जाता है कि चेंज का वोट है। कई जगह हमें इस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं अभी जब फाइनल फिगर्स होंगे। लेकिन आपकी उम्मीद की किरण, अगर मैं बात करूं ग्वालियर चंबल की, क्योंकि आप उसी रीजन से हैं, तो आपकी उम्मीद की किरण अगर प्रखर ऊर्जा और ऊष्मा के साथ प्रदीप्त हो रही है, तो क्यों प्रदीप्त हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है सर? जी लाखन जी। सर जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शुरू से ये मैं कहता रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल का जो मतदाता है, मैंने ये हमेशा से ये बात रखी है, और ये रुझान आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं। ग्वालियर चंबल का मतदाता कभी गद्दार, बेवफाई और धोखेबाजी को पसंद नहीं करता है। और आज जो मैं सुबह से सारी सीटों का जो फीडबैक ले रहा हूँ, सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा हूँ, जबकि उस कंडीशन में ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब पूरे भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां आज उन्होंने लागू की, उसके बाद भी जो मतदाताओं का जो रुझान आ रहा है,
उससे मुझे लगता है कि आपके हमारे जो पत्रकार साथियों ने जो बताया है उनका अपना फीडबैक हो सकता है जी, लेकिन मैं आपको फिर ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये ग्वालियर चंबल का मतदाता 16 की 16 सीटें कांग्रेस के पक्ष में देने के लिए दे चुका है। और मुझे लगता है कि 10 तारीख को जब आप रिजल्ट, अभी देखो मैं अभी कोई अपनी बात ज़्यादा रखना नहीं चाहता हूं, मेरे कल्चर में भी नहीं है जी, लेकिन मैं सचिन भाई ये जरूर कहना चाहता हूं दावे के साथ जी, कि ये 16 की 16 सीटें अगर एक आध हम माइनस कर गए तो ये बहुत बड़ा कोई बदलाव हो सकता है। नहीं तो मुझे जो भरोसा है कि ग्वालियर की 16 की 16 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 100% जीतेगी। और जो 28 की जो सीटें पे जहाँ चुनाव हो रहा है, जो मेरा अपना फीडबैक है, जिस ढंग से मैंने जानकारी जुटाई एकत्रित की है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ 24 से 26 27 तक हम लोग मध्य प्रदेश की सीटें जीतने की अग्रसर है। जी। अब तो आपने सब कुछ कह ही दिया सर, इसके बाद फिर क्या दावा करने के लिए बचता है। तो लाखन जी बहुत उम्मीद से भरे हुए हैं, बहुत आशान्वित हैं। इसके पहले कि मैं मोहन जी की तरफ चलूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक प्रतिक्रिया हमें मिल रही है मतदान प्रतिशत आने के बाद। जल्दी से सुन लेते हैं, फिर चलूंगा मैं मोहन जी की तरफ। जी सुनते हैं, चलिए। आज प्रदेश में 28 उपचुनाव में जनता ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बम्पर वोटिंग हुई है। जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान को अपना पवित्र कर्तव्य माना है। मैं अपने मतदाता भाइयों का, बहनों का, बेटे बेटियों का आभार प्रकट करता हूं। और जितनी बम्पर वोटिंग हुई है उतनी बम्पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है कि अभी से ईवीएम पर उंगलियां उठाई जा रही है। 2018 में ईवीएम ठीक थी जब तुम्हारी सरकार बनी। तो आपने देखा कि ईवीएम की बात फिर शुरू हो गई है। शिवराज जी ने कहा, कमलनाथ जी की भी प्रतिक्रिया हमें मिली। आइए सुन लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद चलेंगे बातचीत की तरफ। जी जी। सीटों के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मतदाता इन 28 सीटों में खास करके जो सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, उन्होंने सच्चाई पहचानी है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का था और हमारा प्रजातंत्र, हमारा संविधान सुरक्षित रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिस प्रकार उन्होंने राजनीति करी, जिस प्रकार उन्होंने घोषणाएं करी, जिस प्रकार उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का ध्यान मोड़ने के लिए प्रयास किया, हमारे मतदाताओं ने ये पूरी बात समझ ली। और मतदान का जो अधिक परसेंटेज है, ये भी एक संदेश देता है, ये संकेत है कि किस प्रकार से लोगों में इतना उत्साह था वोट डालने का। ये वोट डालने का उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा दिखाता है। तो दोनों तरफ से दावे प्रति दावे और मतदान के अधिक प्रतिशत के लिए मतदाता को प्रणाम, नमस्कार और उसकी जय जय, बिल्कुल जय जय होगी। हम चलते हैं अशोकनगर। एक छोटी रिएक्शन लेकर मैं फिर मोहन जी की तरफ चलूंगा और शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शिवकांत जी, क्या बोल रहा है अशोकनगर का मिजाज, क्या कहेंगे? जी जी, अशोकनगर में आज मतदान सुबह से हुआ जी, बहुत शांतिपूर्ण मतदान चलता रहा। खबर पे आइए सर, मुद्दे पे आइए सर। जी, क्या किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है शर्मा जी आपको? यहाँ पे शुरुआत में तो कांग्रेस की स्थिति दिख रही थी, लेकिन आज के मतदान से लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बराबर बढ़त बनाई है। क्यों लगा सर ऐसा? क्या बीच में 3, 4, 5, 6 दिनों में जैसा बीजेपी का ट्रेंड है, बीजेपी ने काफी अच्छा कैंपेन किया? राज्यसभा सांसद श्री सिंधिया जी और उमा जी की सभा के बाद भी बदलाव आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो शिवकांत जी भी दावा कर रहे हैं कि वहां से एज बीजेपी का दिख रहा है। ये वक्त बताएगा सर, इसको कोई अभी निर्णायक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं गुना से। जी, क्या रजनीश जी, सीनियर जर्नलिस्ट, क्या बोल रहा है
मुरैना से क्या कह रहा है मुरैना का मिजाज सर? बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ कांग्रेस काफी उम्मीद लगा रही है। जी रजनी जी। प्रशासन की कमजोरी की वजह से सुमावली विधानसभा क्षेत्र में 5 जगह पर गोलियां चली। जी 5 जगह गोलियां चलने से 2 लोग गनशॉट से घायल हुए हैं। जी जी। और स्थिति यह है कि 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। अच्छा, जा सकती हैं 5 में से 4 सीटें, यह आपका बड़ा लीडिंग स्टेटमेंट है। 5 में से जरा वो 4 सीटों के बारे में अनुमान भी बता दीजिए सर हमको, जिनके बारे में आपका दावा है। केवल अंबा को छोड़कर स्थिति जौरा, सुमावली, मुरैना और दिमनी जी 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 ये बिल्कुल खतरे में है बीजेपी के लिए। चमत्कार हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक के रुझान ये बताते हैं कि लोग 35 करोड़ के मुद्दे पर कायम हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अपना करारा जवाब वोट के माध्यम से दिया है। चलिए, इस पर हम 10 नवंबर को आपसे फिर बात करेंगे और आपके अनुमान जो हैं वो कितने नतीजों की कसौटी पर परवान चढ़ते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प है ये ट्रेंड मुरैना के। मोहन जी, इस पर भी आपकी रिएक्शन चाहूँगा। मुरैना शुरू से अपने रुझानों को लेकर बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा करता रहा है और अभी भी जो वहाँ स्थानीय पत्रकार रजनीश जी से हमारी बात हुई है उनका भी अनुमान इस तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ, ये आशंका अगर है तो ये निर्मूल नहीं है, निराधार नहीं है। बहरहाल ओवरऑल भी और मुरैना पर भी। जी देखिए शरद जी, हमने तो बहुत ध्यान से सुना है। करीब हर जगह के पत्रकारों से आपने रुझान लिया है। एक दुबे जी को छोड़ दे तो सभी ने कमोबेश इसी बात को स्वीकारा है। बिल्कुल। जो भाई लाखन जी के सामने अभी हमने सबने सुना है कि उस दिन ने कहा कि बीजेपी ने लीड ली है, बीजेपी बढ़त में है। और जब ये अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है सारी बातों को, तो ये सारी बातें आ गई। यद्यपि ये हम भी जानते हैं कि अब कोई वोट डलने वाला नहीं है, अब कोई बढ़ने घटने वाला नहीं है, लेकिन जो वाकई में जो ट्रेंड है भाजपा के प्रति, जो लोगों का विश्वास है, वो खुलकर के सामने आया है। और अगर इसमें गलतफहमी कांग्रेस पालती तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बात सही है कि जिस ढंग से जब खास करके मालवा में एकदम से 80% के ऊपर जो वोट गया है, ऐसा लग रहा है कि आदमी बिल्कुल भर के आया था कि मैं भाजपा के प्रति जो मेरे पिछली बार की छूट हो गई उसको वो सारी भरपाई करने के लिए आया है। ये बात कुछ जगह हमको अध्ययन का एक विषय हो सकता है कि 80% 40, 42, 44 क्यों रह गया, ये समझने वाली बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इनाल अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भाजपा के साथ जनता जाती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से हम बड़ी संख्या में चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, तो मोहन जी का फिर वही दावा है कि बाकी जगह तो स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी का एज है। इंदौर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन जी। एक क्विक रिएक्शन लूंगा उनका। हर्षवर्धन जी, मालवा निमाड़ की कितनी सीटों पर आपका अध्ययन रहा है और एक क्विक रिएक्शन मैं आपका चाहूँगा कि क्या स्थिति आप देखते हैं मालवा निमाड़ की? बीजेपी का संघ का गढ़ है और बीजेपी काफ़ी निश्चिंत रही है। अगर मैं मालवा निमाड़ की इन सीटों की बात करूं तो क्या रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन है आपका? निश्चित तौर पे शरद जी, संघ का गढ़ रहा है और संघ की काफी जड़ें गहरी है इस क्षेत्र में। मालवा निमाड़ में जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है उससे कहीं न कहीं भाजपा नेताओं की बातें खिल गई हैं। उनका ये दावा है कि जब जब ज्यादा मतदान होता है तब तब भाजपा अपना विजयी परचम लहराती है, भगवा लहराता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मतदाताओं ने इस उपचुनाव को निर्णायक मानते हुए खुल के अपनी मुखरता दिखाई। उनको पता था कि ये कोई उपचुनाव बहुमत में 1-2 अंकों की घटबढ़ करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सत्ता का मुस्तकबिल तय करने वाला चुनाव है। तो पहली बात तो मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर में 6 बजे तक 78% वोटिंग हुई है। कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और 2 लाख। हर्षवर्धन जी, कुछ आपका अनुमान इन सीटों को लेकर? क्या आप मान रहे हैं बीजेपी का एज है या कांग्रेस का एज दिख रहा है, या आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल पोजीशन है दोनों कांटे के मुकाबले में? मुझे जहाँ तक मेरा आकलन है निजी तौर पे, उसमें बीजेपी का एक एज दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के मुताबिक पिछले 7 दिनों में स्थितियां बहुत बदली हैं और जिन सीटों पे बीजेपी खुद को कमजोर आंक रही थी वहां पे कुछ बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। ये महत्वपूर्ण इनपुट है आपका। तो हर्षवर्धन जी का कहना है कि मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं, चाहे आप सांवेर की बात करें, बदनावर की बात करें, आगर मालवा की बात करें, या फिर आप इधर निमाड़ में आ जाएं तो आप मानधाता और नेपा नगर की बात करें, उनका कहना है, उनका दावा है कि यहाँ एज लेकर बीजेपी चल रही है। तो ये खबर कोई बहुत वैसी खबर नहीं है।
जैसा आप ग्वालियर चंबल की तरफ हम देख रहे थे, तो मुरैना से भी लगभग एक प्रत्याशित खबर है, वहाँ एज माना जा रहा था कांग्रेस का, और मालवा निमाड़ से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर एज बना हुआ है बीजेपी का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जो इनपुट हमको मिले हैं अशोकनगर से, वहाँ स्थिति बेहतर हुई है। भिंड में एक सीट पर कांटे की टक्कर है, एक पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। और मुरैना की जहाँ तक बात करें तो वहाँ 4 और 1 यानी 4 कांग्रेस का रुझान मजबूत दिखता है और 1 पर बीजेपी का दिखता है। लेकिन ये भी कहा है जो सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े थे कि कोई चमत्कार हो जाए या कुछ, क्योंकि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, शानदार अनिश्चितताओं के खेल है जीवन की तरह। बहुत धन्यवाद लाखन जी, बहुत धन्यवाद मोहन जी, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं इस उपचुनाव के लिए, इनके नतीजों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने, आप दोनों ही पार्टियों ने और आप दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया।